दोस्तों हमारी अर्थ के बिल्कुल पास एक मिला है ऐसा ब्लैक होल जिसके बारे में हमारे साइंटिस्ट को पता ही नहीं था। क्योंकि दोस्तों ये जो ब्लैक होल है ये बिल्कुल भी लाइट एमिट नहीं करता और ना ही इसे विजुअली देखा जा सकता है। लेकिन अगर ऐसा है तो हमारे जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने इसको कैसे डिस्कवर किया और इसके साथ क्या ये हमारी जमीन के लिए किसी तरह का भी खतरा है, आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करने को हैं। यूनिक टीवी की इस वीडियो में एक बार फिर से खुशामदीद। चले बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। ईयर 1964 जब दो गाइगर काउंटेंस यानी कि दो ऐसे डिवाइसेस जो कि आयनाइजिंग रेडिएशन को डिटेक्ट कर सकते हो उन्हें एक रॉकेट में बांधकर स्पेस में भेजा गया था। तो दोस्तों उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल डिटेक्ट किया था जो कि ट्रेस करने पर एक ऐसे बहुत बड़े ब्लू स्टार की तरफ जा रहा था जो कि हमारी अर्थ से 7200 लाइट ईयर दूर था। लेकिन दोस्तों यही नहीं, ये जो बहुत बड़ा ब्लू स्टार था इसको कंटेन करने वाला जो सिस्टम था उसके अलावा एक और सोर्स से बहुत ज्यादा एक्स रेज जो थी वो जनरेट हो रही थी। उन एक्स रेज की जो स्केल वैल्यू थी वो बहुत ज्यादा थी कि उस वक्त के जो सेलेस्टियल्स ऑब्जेक्ट्स थे उनमें से सबसे ज्यादा थी सिवाय एक हाइपोथेटिकल कॉस्मिक बॉडी के। जी हाँ दोस्तों, एक ब्लैक होल जिसकी एग्जिस्टेंस को प्रूव करने के लिए सर स्टीफन हॉकिंग अपनी दिन रात एक कर रहे थे। अब इस डिस्कवरी के बाद ये मिस्टीरियस टॉपिक बहुत सी स्टडीज का सेंट्रल पॉइंट रहा। इवन साल 1917 में लॉन्च होने वाला उहुरु स्पेसक्राफ्ट मेन गोल्स में से एक था सिग्नल कॉन्स्टेलेशन में मौजूद इस मिस्टीरियस X1 को आइडेंटिफाई करना। लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है जहां सारी दुनिया ये जानती थी कि सिग्नल X1 जो है ये एक ब्लैक होल है, वहीं सर स्टीफन हॉकिंग सारी बात जानते हुए भी इस बात पर शर्त लगाए बैठे थे ये सिग्नल कोई ब्लैक होल का सिग्नल नहीं। लेकिन आखिर क्यों? ये सुनने के बाद आप जरूर ये समझ जाएंगे कि जीनियस आखिर जीनियस क्यों होते हैं। इस बात को डिफेंड करते हुए उन्होंने अपनी एक किताब द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम में लिखा था कि उन्होंने साल 1975 में एस्ट्रोफिजिशियन कीप थॉर्न से शर्त लगाई थी कि सिग्नल X1 ब्लैक होल नहीं है। लेकिन थॉर्न इस बात को लेकर श्योर थे कि X1 ब्लैक होल ही है। तो दोस्तों सर स्टीफन हॉक ने अपनी पूरी जिंदगी ब्लैक होल्स को दे दी थी क्योंकि इन केस अगर ब्लैक होल की एग्जिस्टेंस साबित ना होती तो इनकी सारी जो मेहनत है और जो वैल्यू है वो सारी खत्म हो जाती। साल 1975 से 1988 तक बहुत सी ऐसी रिसर्चेस हो चुकी थी जिन्होंने सिग्नल को ऑलमोस्ट ब्लैक होल कंसीडर कर दिया था। लेकिन जब साल 1990 में बहुत सी ऑब्जर्वेशन आने के बाद ये कंफर्म हो गया कि X1 एक ब्लैक होल ही है तो सर स्टीफन हॉकिंग ने जल्दी से थॉर्न के काटेक वाले ऑफिस में गए और शर्त हारने का एग्रीमेंट साइन किया। और अब वो शायद पहली बार हुआ होगा कि कोई शर्त हारने पर इतना खुश हुआ होगा। दोस्तों यूनिवर्स में इतनी सारी चीजें हैं कि जब कोई एक साल बैठकर भी समझने की कोशिश करे तो वो भी उसके लिए कम होगा। तो इस तरीके से हुई ब्लैक होल की डिस्कवरी। इवन ये जो ब्लैक होल था इतना हार्ड ऑब्जर्वेबल नहीं था, खास तौर पर आजकल की जो टेक्नोलॉजी है उसके हिसाब से कि ये ब्लैक होल एक ऐसे बाइनरी सिस्टम में बंधा था जो कि अपने डोनर स्टार HDE 226868 मैटर लेने के बाद स्पेस में ग्लो करते हुए विजिबल हुआ करता था और इसकी एक्रेशन डिस्क साफ साफ नजर आती थी। एक्रेशन डिस्क जो होती है वो जो ब्लैक होल के अंदर सेंटर में जो सर्कल लाइट नजर आती है उसको कहते हैं और वो तब क्रिएट होती है जब ब्लैक होल आसपास मौजूद मैटर को अपने अंदर ले रहा होता है। फॉर एग्जांपल सजिटेरियस स्टार के चारों तरफ ये ऑरेंज लाइट है ना कि एक्रेशन डिस्क की वजह से ही क्रिएट हुई है। लेकिन दोस्तों तब क्या हो कि जब कोई ब्लैक होल एक ऐसी सिचुएशन में हो कि जब वो किसी मैटर को कंज्यूम ना कर रहा हो और ना ही किसी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के पास हो जिससे कि उसके चारों तरफ एक्रेशन डिस्क फॉर्म हो सके। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं एक ऐसे ब्लैक होल की जिसके आसपास सिर्फ वॉइड और वॉइड ही मौजूद हो और कुछ ना हो। तो ऐसे में उसे कैसे डिस्कवर और ऑब्जर्व किया जाएगा? दोस्तों रिसेंटली ही कुछ साइंटिस्ट ने एक ऐसे ब्लैक होल को डिस्कवर कर लिया है जो कि हमारी अर्थ से सिर्फ कुछ ही लाइट ईयर दूर था, लेकिन बिना किसी डिस्क के इतने सालों तक उसे पहचाना ही नहीं जा सका जब तक कि कुछ अनयूजुअल
नहीं हुआ। हमारी अर्थ से तकरीबन 1926 लाइट ईयर दूर अकीला कॉन्स्टेलेशन में जब एक स्टार को गाया स्पेस एजेंसी ऑब्जर्व कर रही थी, तभी उसने उसके साथ में कुछ ऐसा नोटिस किया। तो ये कुछ ऐसे था कि जब ये स्टार अपने ऑर्बिट के एक स्पेसिफिक पॉइंट पर आता था, तब ही इसकी जो मूविंग स्पीड थी वो काफी तेज हो जाती थी, जैसे कि किसी चीज के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से। दोस्तों ऐसा तब ही हो सकता है कि जब स्टार की जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उससे ज्यादा ग्रेविटेशनल फील्ड उस पर लगे। और आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा ग्रेविटेशनल जो फील्ड है वो किन की होती है? एग्जैक्टली ब्लैक होल्स की। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक और सवाल है कि जो ब्लैक होल है वो अपने अंदर चीजें निगलने के लिए मशहूर है, तो फिर आखिर ये जो है ये किसी और स्टार को ऐसे पुश कैसे दे सकता है? इसे अपने अंदर क्यों नहीं ले लेता? क्योंकि दोस्तों इसके पीछे है ब्लैक होल की फिजिक्स का एक ऐसा फैक्ट। जैसे कि दोस्तों हम ये बात पहले ही जान चुके हैं कि ब्लैक होल की बाउंड्री का एक स्पेसिफिक जो है वो पॉइंट होता है जिसे हम इवेंट होराइजन कहते हैं, जिसके अंदर जाने के बाद इवन जो लाइट है वो भी एस्केप नहीं कर सकती। लेकिन इसी ब्लैक होल के बाहर वाली साइड पर इंटेंस टाइडल फोर्सेस जो हैं वो इमिट करते हैं। फॉर एग्जांपल एक जो ऑब्जेक्ट है वो बहुत ज्यादा मैसिव हो और उसके जो गिर्द चक्कर लगाने वाला जो स्टार हो वो बहुत छोटा हो, तो जो बड़े ऑब्जेक्ट की ग्रेविटी होती है वो लाइट वाले को अपने चारों तरफ घुमाती रहती है, लाइक अर्थ और सन। लेकिन अगर दोनों ही बहुत ज्यादा मैसिव हो तो वो एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। इस वजह से इन दोनों के दरमियान एक ऐसा पॉइंट जो है वो बन जाता है जिसकी साइडों पर ये घूमते रहते हैं। और ये जो हमारे ब्लू स्टार के साथ भी ऐसा ही सीन है कि जब ये अपने ब्लैक होल से 30 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूर जाता है, जो कि सूरज और नेपच्यून के जो दरमियान में डिस्टेंस है उसके इक्वल है, फिर एक पॉइंट पर आके ये एक दूसरे के इतना ही करीब आ जाते हैं कि जितना के जुपिटर और सूरज है। जब ये स्टार ब्लैक होल के बहुत ज्यादा करीब आ जाता है तब ये स्टार इसको बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है। इसकी वजह से ये बहुत तेजी से आगे बढ़ता तो है लेकिन ब्लैक होल के अंदर जाने से बच जाता है। पहले तो इसको ऑब्जर्व करना ही बहुत मुश्किल था, जब ये ऑब्जर्व हो गया तो इसे नाम दिया गया गाया BH3। और दोस्तों यही है वो ब्लैक होल जो कि हमारी अर्थ के सबसे ज्यादा करीब है। और दोस्तों अभी भी इसके बारे में और बहुत कुछ पता लगाना बाकी है। और ये बहुत ही हैरान करने वाली बात है कि हमारे इतने करीब एक इतना बड़ा ब्लैक होल था जिसका हमें कोई अंदाजा ही नहीं था। और अभी ये भी नहीं कहा जा सकता कि इससे भी पास कोई ऐसा ब्लैक होल हो जिसका हमें अभी भी पता ना हो। वैसे आपके लिहाज से क्या कोई ऐसा ब्लैक होल हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद है? कमेंट करके जरूर बताएं। या फिर ये भी हो सकता है कि जो प्लेनेट 9 है वो एक ब्लैक होल ही हो। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। तो कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो? कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल यूनिक टीवी फैक्ट सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें। मिलते हैं आपको ऐसी ही एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।